एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा जलपरी से मिलने आता है। वो जलपरी से उसका नाम पूछता है। तभी वो जलपरी अपना नाम सेवा बताती है। राजा कहता है कि जब वो छोटा था उसकी बहन जो कि गुजर चुकी है उसका नाम भी यही था। जलपरी अपने नाम का मतलब बताती है, बहुत खूबसूरत। फिर जलपरी उसे बताती है कि 20 साल पहले जब वो छोटी थी तभी वहाँ एक लड़का समंदर में डूब गया था और जलपरी ने उसकी जान बचाई थी। तब से उस लड़के ने जलपरी का ये नाम रखा। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन वो लड़का जलपरी को बताता है कि उसकी अब शादी होने वाली है। जलपरी पूछती है कि आखिर ये शादी क्या होता है। तब वो उसे बताता है कि उसे अब किसी और लड़की के साथ रहना होगा और अब वो उससे मिलने भी शायद ही आया करेगा। वो लड़का जलपरी से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो उसे पूछता है कि क्या तुम जमीन पर रह सकती हो। जलपरी कहती है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, ये तभी हो सकता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। जलपरी जमीन पर नहीं रह सकती थी और वो लड़का पानी में, इसीलिए जलपरी वहां से चली जाती है। फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो शादी की पहली रात ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर जलपरी से मिलने समंदर में कूद जाता है। उसे ये नहीं पता था कि जलपरी के पास एक खास शक्ति होती है, वो किसी को भी किस करके उसकी याददाश्त मिटा सकती है। जलपरी ने उस लड़के के साथ भी ऐसा ही करा। तभी राजा जलपरी से कहता है कि मेरी शादी के पहले दिन ही मेरी वाइफ की मौत बीमारी से हो गई और वो उसे ये कहा करती थी कि उसकी मौत की वजह यानी कि राजा के भाग जाने से हुई। लेकिन राजा को वो रात याद ही नहीं होती कि आखिर वो रात वहां से भागा क्यों था। फिर राजा जलपरी से पूछता है कि क्या वो लड़का कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंजू को पता चल जाता है कि वो लड़की एक जलपरी है। वो उसे किस करके उसकी याददाश्त मिटा देती है और वहां से चली जाती है। फिर ह्यूंजू समंदर के किनारे होता है, उसे बाकी सब कुछ याद होता है लेकिन उस लड़की यानी जलपरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपने हाथ में उस जलपरी का ग्रीन ब्रेसलेट भी देखता है जो उसने उसके हाथ में पहना दिया था। फिर ह्यूंजू फ्लाइट में बैठकर सियोल के लिए जा रहा होता है। तभी वो जलपरी उसे समंदर में से देखती है। वो उसके जाने से बहुत दुखी होती है। ह्यूंजू अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके 2 दोस्त रह रहे थे। ये दोनों वही दोस्त थे जो उसकी चोरी करने में हेल्प करते थे। ह्यूंजू उन्हें अपने घर से जाने को कहता है लेकिन वो बेशर्म होते हैं और ह्यूंजू के घर में कब्जा करके रह रहे होते हैं। ह्यूंजू का एक दोस्त उसे बाहर लेकर आता है और उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है जो उसने उस लड़की से चुराया था और वो करोड़ों का था। ह्यूंजू को कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है कि मैं किसी भी लड़की से नहीं मिला। तभी उसका दोस्त उसे पिक्स दिखाने लगता है जो ह्यूंजू ने उसे भेजे थे। ह्यूंजू कहता है कि ये पिक मैंने तुम्हें नहीं भेजे हैं लेकिन हाँ, एक ब्रेसलेट है मेरे पास। ये सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम जलपरी को देखते हैं जो सियोल जाने का सोचती है क्योंकि उसने ह्यूंजू से वादा करा था वो सियोल में जरूर आएगी। उधर ह्यूंजू अपने दोनों दोस्तों से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अब 3 महीने हो चुके थे, अभी भी वो उसी के घर में रह रहे थे। वो ह्यूंजू के घर का सभी खाना भी खा जाते हैं। तभी ह्यूंजू उन्हें अपने घर से जाने को कहता है लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है वो गुंडे अभी भी सिर्फ हमारे पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तो समंदर में डूबकर मर चुके हो, इसीलिए तुम सेफ हो। आगे जलपरी समंदर में एक बोट वाले से सियोल का रास्ता पूछती है। वो लोग उसे सियोल का रास्ता बताते हैं। वो जलपरी को ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे लेकिन जलपरी मना कर देती है। वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की इतना तैर कर सियोल तक कैसे जाएगी। फिर जलपरी समंदर के किनारे पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज होती है। वो उनसे पूछती है कि क्या ये सियोल है। लेडीज मना कर देती है कि ये सियोल नहीं है। फिर वो लेडीज जलपरी से कहती है कि हम भी सियोल ही जा रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे। जलपरी उन लेडीज के साथ बस में बैठ जाती है और सियोल पहुँच जाती है। सियोल आने के बाद जलपरी को चारों ओर सिर्फ इंसान ही दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि आखिर मैं ह्यूंजू को कैसे ढूंढूंगी। उधर ह्यूंजू और उसके दोस्त तैयार होकर अपने मिशन के लिए निकल गए होते हैं। जलपरी रास्ते में सभी लोगों से ह्यूंजू के बारे में पूछ रही होती है और उसका एड्रेस मांग रही होती है लेकिन किसी को भी ह्यूंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जलपरी को भूख लगती है और वो एक शॉप पर जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से उसे वहां से भगा दिया जाता है। तभी ह्यूंजू की गाड़ी उसके पास से गुजरती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसके बाद जलपरी कुछ लड़कियों के ग्रुप को देखती है जिसमें से एक लड़की दूसरी लड़की से जबरदस्ती अपने काम के लिए पैसे मांग रही होती है। तभी जलपरी को समझ आता है और वो एक छोटी सी बच्ची के पास जाती है और उसे जाकर पैसे मांगने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। वो छोटी सी बच्ची जलपरी से कहती है कि तुम मुझे पैसों के लिए इतना तंग क्यों कर रही हो। जलपरी कहती है कि आखिर ये तंग करना क्या होता है। वो बच्ची कहती है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। फिर वो बच्ची अपने पैसों से जलपरी को नूडल्स खिलाने ले जाती है। वो उसे कहती है कि अब से ऐसा मत करना, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं,
मेरी मॉम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। आगे वो बच्ची जलपरी से कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। वो उसे थोड़े पैसे भी देती है और कहती है कि इन्हें थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना, इससे कुछ खा भी लेना और अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेना। और फिर वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वो बच्ची ह्युंजू से जाकर टकरा जाती है और कहती है कि अंकल आप देख कर नहीं चल सकते क्या। ह्युंजू कहता है कि कितनी शरारती बच्ची है, मुझे अंकल कहकर चली गई। फिर आगे जलपरी उन्हीं लड़कियों के ग्रुप को देखती है जो एक लड़की को तंग कर रही थी। वो उन्हें जाकर कहती है कि तंग करना अच्छी बात नहीं है और उन सबको मजा चखाती है। नेक्स्ट सीन में ह्युंजू और उसके दोस्त अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे होते हैं। तभी वो जलपरी भी उनके पास में ही होती है। वो कचरे के डब्बे से अमीर लोगों के फेंके हुए कपड़े निकालती है और उनमें से एक कोट पहन लेती है। वहाँ पास में एक भिखारी औरत बैठी हुई थी। उस कोट को देखकर कहती है कि तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर वो जलपरी से पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। जलपरी बताती है कि मैं समंदर पार से आई हूँ और ह्युंजू को ढूंढ रही हूँ। फिर वो भिखारी जलपरी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके नंबर है तुम्हारे पास। लेकिन जलपरी मना कर देती है। फिर वो भिखारी उससे कहती है कि ऐसी कोई जगह होगी जिसका वो नाम लिया करता था। जलपरी को बिल्डिंग 63 का नाम याद आता है। वो भिखारी जलपरी के हाथ पर बिल्डिंग 63 लिख देती है। फिर जलपरी बस में बैठकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। वो सोचती है कि क्या इस बिल्डिंग के टॉप पर जाने से मैं ह्युंजू को ढूंढ सकूंगी। जलपरी बिल्डिंग के अंदर जाती है। वहाँ पर एक्वेरियम होता है। उसे देखकर जलपरी बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं भूखी नहीं मरूंगी। फिर वो एक्वेरियम के अंदर जाकर जलपरी बन जाती है। नेक्स्ट डे ह्युंजू का बर्थडे होता है, इसीलिए ह्युंजू की वो बचपन की दोस्त जिसका नाम चाशिया होता है अपनी मेड से उसके लिए सूप और डिशेस बनवाती है। तभी उसकी मेड उसे बताती है कि आज के ही दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे है। फिर चाशिया वो सब खाना लेकर ह्युंजू के पास जाती है और झूठ बोलती है कि ये सब खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ह्युंजू जब सूप पीता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी ऐसे ही सूप बनाया करती थी। फिर चाशिया और उसका दोस्त ह्युंजू से पार्टी मांगते हैं, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है। चाशिया उसके दोस्त से पूछती है कि क्या ये किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकता है। उधर चाशिया की मेड अपने बेटे के साथ उनकी एक तस्वीर देख रही होती है। इससे में कंफर्म हो जाता है कि वो मेड ह्युंजू की मॉम ही है। बर्थडे वाले दिन बचपन में ह्युंजू अपनी मॉम के साथ एक्वेरियम आया करता था, इसीलिए आज भी वो एक्वेरियम आया था। एक्वेरियम में जलपरी भी पानी में होती है और वहाँ सभी लोगों को यही लगता है कि मरमेड शो स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए सभी जलपरी की फ़ोटो ले रहे थे। तभी ह्युंजू भी वहाँ होता है और फाइनली जलपरी उसे देख ही लेती है। ह्युंजू भी जलपरी को देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है क्योंकि उसकी याददाश्त जलपरी ने मिटा दी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जलपरी भी ह्युंजू से मिलने एक्वेरियम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर ह्युंजू का दोस्त उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें उसका दोस्त ह्युंजू और जलपरी साथ में होते हैं। वो देखता है कि उस लड़की के हाथ में वही ग्रीन ब्रेसलेट होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने अभी एक्वेरियम में देखा था, इसलिए वो उसे ढूंढने चला जाता है। आगे ह्युंजू को आखिर वो लड़की मिल ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर जलपरी को पास्ट याद आ जाता है जब उसने ह्युंजू की याददाश्त मिटाई थी। वो जब बेहोश था तो जलपरी ने उससे माफ़ी भी मांगी थी और उसका ग्रीन ब्रेसलेट उसे पहना दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी, और आई लव यू कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया को पता चलता है कि उनके गांव में जलपरी घुस आई है और वो लोगों के कपड़े और जूते चुरा रही है और इसके बदले वहाँ एक कीमती हीरा छोड़कर चली जाती है। इससे गांव की मुखिया उसकी पत्नी का लालच बढ़ जाता है और अब वो मुखिया जलपरी को पकड़ना चाहता था जिससे कि वो अमीर बन सके। अब जलपरी इंसान बनकर गांव में आ चुकी थी और ये बात गांव में चारों ओर फैल चुकी थी। सभी लोग जलपरी को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जलपरी की वजह से ही तूफान आया है। उधर गांव के राजा को भी पता चल जाता है कि जलपरी गांव में आ चुकी है। वो सोचता है कि जलपरी ज़रूर मुझसे ही मिलने आई होगी क्योंकि उन दोनों ने वादा किया था कि वो एक साथ स्नोफॉल देखेंगे। फिर वो जलपरी को ढूंढने निकल जाता है। आगे जलपरी के पास गांव के मुखिया के आदमी आ जाते हैं। मुखिया ने उन्हें बताया था कि तुम जलपरी के पैरों पर अटैक करना, इससे वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी। वो जलपरी पर अटैक करने ही वाले होते कि तभी राजा वहां पर आ जाता है और जलपरी को बचा लेता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाशा की भाभी उनकी मेड यानी ह्युंजू की माँ से किसी के लिए खाना पैक करवाती है। आगे एक अमीर परिवार वही खाना खा रहा होता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ह्युंजू के डैड होते हैं जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और साथ में उनकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि खाना चाशा की भाभी यानी कि उसकी फ्रेंड बनाकर लाई है। खाना खाते टाइम
ह्युंजू के डैड को ह्युंजू और उसकी पहली पत्नी की याद आ जाती है। वो भी इतना ही डिलीशियस खाना बनाया करती थी और वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। फिर आगे ह्युंजू के डैड जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तब वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि ह्युंजू आजकल कहाँ है, मुझे उस निकम्मे की बहुत चिंता होती है। ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा चुका है, अब उसे ढूंढना मुश्किल है। ह्युंजू के डैड को ये भी पता था कि आज उसका बर्थडे है। उधर उसकी दूसरी पत्नी ये सारी बातें घर बैठे सुन रही होती है क्योंकि उसने कार में वॉइस रिकॉर्डर लगा रखा होता है। फिर वो किसी को फ़ोन करती है और वो कहती है कि आज ह्युंजू का बर्थडे है और वो आज के दिन कहाँ जाता है उसे वो भी पता होता है, इसलिए वो उसे कहकर ह्युंजू को गायब करवाने की प्लानिंग बनाती है। आगे ह्युंजू और जलपरी एक दूसरे से मिल गए होते हैं। ह्युंजू जलपरी को पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर वो उसे अपने फ़ोन में उसके साथ पिक्स दिखाता है। इस पर जलपरी कहती है कि मैं ह्युंजू के साथ हूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर ह्युंजू कहता है कि तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, मैं तुम्हारे साथ स्पेन में था लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ह्युंजू बार बार जलपरी से पूछता है आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो, लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसका नाम पूछता है लेकिन जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है और इस पर ह्युंजू हंसने लगता है और कहता है कि तुम कितनी अजीब हो। फिर ह्युंजू जलपरी को बाहर लेकर आता है। वो फिर से उसे पूछता है कि हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था, लेकिन जलपरी उसे कोई जवाब नहीं देती। इससे ह्युंजू हताश होकर वहाँ से चला जाता है। अब जलपरी ह्युंजू को फॉलो करती है। ह्युंजू से कहता है तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और फिर ह्युंजू एकदम से वहाँ से चला जाता है और जलपरी उसे फिर से ढूंढने लगती है। तभी एक चोर आदमी जलपरी के पास आता है और उसे पागल बनाकर कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ह्युंजू आ जाता है और जलपरी को बचा लेता है। आगे ह्युंजू जलपरी को लेकर जाता है और उसे समझाता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी अचानक कुछ लोग जलपरी से टकराने वाले होते हैं। तभी ह्युंजू उसे गिरने से बचा लेता है और जलपरी उसकी आंखों में घूरने लगती है और फिर ह्युंजू को अपने दोस्त का कॉल आ जाता है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जलपरी ह्युंजू के ऊपर कूद जाती है। वो कहती है कि गोलियां चल रही हैं लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी ह्युंजू। फिर ह्युंजू उससे कहता है कि अपनी आंखें खोलो और आसमान में देखो। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी फायरवर्क्स नहीं देखा। तभी जलपरी को पास्ट याद आता है जब स्पेन में ह्युंजू ने उसे कहा था कि यहाँ फायरवर्क्स होता है। फिर जलपरी वहाँ पर दूसरे लोगों को देखती है जो अपने फ़ोन में उस फायरवर्क्स के फ़ोटो ले रहे होते हैं। वो ह्युंजू से पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि ये तस्वीरें ले रहे हैं। फिर हर बार की तरह जलपरी पूछती है कि ये क्या होता है। ह्युंजू हंसकर कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता। फिर वो अपने फ़ोन में तस्वीर लेकर बताता है। जलपरी उससे पूछती है तुम क्यों नहीं ले रहे थे तस्वीर। ह्युंजू कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जलपरी उसे कहती है तुम दिल में किसी भी मंजर को समा लेते हो ना। ये बात सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ फायरवर्क्स देखने यही आया करता था और उसकी माँ भी उसे यही कहा करती थी। फिर ह्युंजू जलपरी से पूछता है कि आखिर तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं बात करती। इसके बाद हमें ह्युंजू की मॉम को दिखाया जाता है जो टीवी पर फायरवर्क्स देख रही होती है। अब ह्युंजू की सौतेली माँ कांग स्योही को देखते हैं जो उसी आदमी से बात कर रही होती है जिसने उसे ह्युंजू को फॉलो करने के लिए कहा था। वो आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ किसी लड़की के साथ है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहीं पर होगा। पर कांगस्यो बोलती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्युंजू कांगस्यो के साथ होता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को ढेर सारे पैसे दिए हैं और वो पैसे लेकर जा चुकी है। अगर वो फिर से आई तो उसे सारे पैसे चुकाने होंगे और वो तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार करती है। अब वहाँ पर ह्युंजू के डैड आ जाते हैं और कांगस्यो ह्युंजू के साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाती है और वो उसके डैड को बताती है कि ये अपनी माँ से मिलने जा रहा था। अब फिर से उस सीन को दिखाया जाता है। कांगस्यो उस आदमी से कहती है मैंने उस खंडन के लिए क्या कुछ नहीं करा और अब जब जायदाद की बात आई तो उसे अपना बेटा याद आ गया। वो फिर से ह्युंजू को गायब करने के लिए कहती है। आगे ह्युंजू अपने घर जा रहा होता है लेकिन जलपरी अभी भी उसको फॉलो कर रही होती है। ह्युंजू जलपरी से कहता है कि मुझे जाने दो। फिर जलपरी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ह्युंजू कहता है कि कहाँ, मेरे घर। जलपरी कहती है कि हाँ। ह्युंजू उसे ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि किसी जवान लड़की को मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे। इस पर जलपरी कहती है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। फिर ह्युंजू जलपरी के हाथ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी बताने की इच्छा हो कि हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और ह्युंजू कार में बैठकर जाने लगता है। थोड़ा आगे जाकर ह्युंजू को जलपरी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। फिर वो देखता है कि कोई दूसरी कार उसे फॉलो कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि कांगस्यो का ही आदमी होता है, लेकिन ह्युंजू उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है।
अब हमें चाशा को दिखाया जाता है जो एक पॉट को देख रही होती है। उस पॉट पर एक लड़के और जलपरी का पिक बना होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। चाशा कहती है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ और ये वही है जिसका आज बर्थडे है। फिर युंजू जलपरी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर उसके दोनों दोस्त उस जलपरी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से पूरा घर देख रही होती है। फिर वो स्विमिंग पूल के पास जाती है और पूछती है इसमें कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर युंजू का दोस्त उसे नूडल्स बनाकर देता है। फिर उसका दोस्त जलपरी से पूछता है कि आपका घर कहाँ है। जलपरी कहती है कि बहुत दूर। फिर उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर युंजू उसके दोनों दोस्तों से कहता है तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब निकल जाओ मेरे घर से। उसका दोस्त कहता है कि इस लड़की की वजह से तुम हमें निकाल रहे हो। युंजू कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे इसे कुछ पूछना था इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया। युंजू वो ग्रीन ब्रेसलेट निकालता है और उसे पूछता है ये तुमने मुझे दिया था। जलपरी कहती है कि हाँ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आ गया था। फिर जलपरी कहती है कि ऐसा मेरे घर के पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर युंजू के दोस्त को लालच आ जाता है और वो युंजू से कहता है इसे थोड़े दिन यही रहने दो। फिर युंजू उसे सवाल करने लग जाता है आखिर ये तुमने मुझे क्यों दिया। लेकिन हर बार की तरह जलपरी चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। इस पर युंजू को गुस्सा आ जाता है। उसका दोस्त उसे शांत करवाता है और कहता है कि इसकी कोई वजह होगी इसलिए ये नहीं बता रही। फिर उसका दोस्त जलपरी से उसका नाम पूछता है लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। फिर उसका दोस्त उसका नाम रखने लगता है। तभी जलपरी युंजू से कहती है कि तुम मेरा नाम रखो। युंजू उसका नाम शिमच्योंग रखता है। इससे जलपरी बहुत खुश होती है और उसके दूसरे दोस्त के पास जाकर उसका नाम पूछती है। फिर अपना नाम उसे बताती है और शर्माने लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है और चाशा केक लेकर आई होती है क्योंकि आज युंजू का बर्थडे होता है। वो जलपरी को देखती है और युंजू से पूछती है ये कौन है, तुम्हारे मेहमान है क्या। तभी जलपरी एटीट्यूड से कहती है कि मेरा नाम शिमच्योंग है। फिर वहाँ पर फ्लो मशीन जलपरी से आकर टकरा जाती है जिससे जलपरी डर जाती है और जाकर युंजू से लिपट जाती है। उसकी ये हरकत देखकर उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे होते हैं लेकिन चाशा को जलन हो रही होती है। फिर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। वहाँ पर केक कट करने से पहले ही शिमच्योंग ढेर सारा केक अपने हाथ में ले लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। युंजू कहता है कि आराम से खाओ, ये कोई नहीं तुमसे छीनेगा। फिर चाशा अपने हाथों से युंजू को केक खिलाती है और उसके कानों में कुछ कहकर हंसती है। अब शिमच्योंग चाशा को देखती है, फिर वो भी उसकी तरह थोड़ा थोड़ा केक लेकर खाती है। आगे अकेले में युंजू का दोस्त चाशा को बताता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए मैंने इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने दिया। वो चाशा से ये भी कहता है तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो अपना नाम भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी चाशा उन दोनों पर नज़र रखने को कहती है। फिर युंजू के रूम के ऊपर एक रूम होता है। वो शिमच्योंग को वहीं पर सोने के लिए कहता है। उधर हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो युंजू को गायब करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वो सबके घरों में जाकर चेक करता है और फिर बाद में घर के बाहर मार्क कर देता है। लेकिन एक घर का मालिक उसे ये करते हुए देख लेता है और उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है, लेकिन तभी वो उसका मर्डर कर देता है। अब युंजू नाइट में अपने घर आ रहा होता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में किसी का खून हुआ है इसलिए वहाँ चेकिंग चल रही है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे। लेकिन युंजू को शिमच्योंग की चिंता हो रही होती है। वो सोचता है कि वो घर में अकेली होगी इसलिए वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर वो पुलिस वाले उसी आदमी पर शक कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता था मर्डर वही कर सकता है। अब शिमच्योंग युंजू का वेट कर रही होती है। तभी डोरबेल बज जाती है और जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर वही कातिल आदमी डोर पर खड़ा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।